बैठ के क्लास लगाइए, एक जगह कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो जाइए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ देखिए। देखिए आज जो मैं आपको नया चैप्टर करवाने जा रहा हूँ वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो भी, जस्ट एक सेकंड। स्टेट्स ऑफ मैटर, देखो भी आज अपन ने नया चैप्टर शुरू करना है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर सिंपली, जैसे कि आप सभी को पता है, मैटर की हमारे पास तीन स्टेट्स जो होती हैं जिसको अपन मेनली स्टडी करते हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके बारे में अंदर मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर, उनकी वेलोसिटीज, कैसे वो मूव करते हैं, उन सारी चीजों को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, समझे भाई? बोलो, इसमें कोई डाउट? देखिए, इसके अंदर सिंपल सी बात, अगर आप डिफरेंस की बात करें कि सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। लिक्विड की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, गैस की भी डेफिनेट शेप नहीं होती। ऐसे डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस तो मैं ही मान के चल रहा हूँ, आप सभी को पता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर? बोलो। हाँ जी, ठीक है। यस यस। इस चैप्टर को करने से पहले मैं आपके सामने ना कुछ यूनिट्स लिखूंगा, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन, वो यूनिट कन्वर्जन बड़े ध्यान से देखिएगा। जो वन एटीएम जो होता है, वन एटीएम जो है वो किसके इक्वल होता है? 760 mm ऑफ एच जी के बराबर होता है, या वो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी के बराबर होता है, या वो हमारे पास किस चीज के बराबर होता है? 760 टोर के बराबर होता है, 760 टोर के बराबर होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, क्या? वन एटीएम होता है, ठीक है। दूसरी चीज, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अगर आप बात करते हैं वन एटीएम की, वन एटीएम जो होता है नियरली इक्वल टू 1.013 बार की, ठीक है। क्लियर? इसमें कोई डाउट? बोलो। अब ये जो टोर है, टोर कब यूज होता है? लो प्रेशर जो होते हैं, लो प्रेशर आर एक्सप्रेस्ड ऑलवेज इन टॉर, ठीक है। लो प्रेशर जो है टॉर के अंदर हमेशा मेयर किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि एक एटीएम के अंदर 760 टोर है। तो अगर एटीएम बहुत कम प्रेशर है तो एटीएम तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक एटीएम में 760 टोर है। तो एक टोर में 1/760 एटीएम होंगे ना, तो टॉर के अंदर मेयर करेंगे, क्योंकि टोर जो है एक छोटा यूनिट है प्रेशर मेजर करने के लिए। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ना प्रेशर बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, गैसेस के हम अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, टेम्परेचर का, टेम्परेचर की अगर आप बात करें, टेम्परेचर के हमारे पास दो स्केल होते हैं, कौन कौन से? डिग्री सेल्सियस और केल्विन, है ना। तो मेन जो यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस और केल्विन, और हमें पता है जो केल्विन होता है वो किसके इक्वल होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। देखो, एग्जैक्ट वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, 273 लिखते हैं वैसे नॉर्मली आप, बट एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप देखें वो आपके पास 273.15 होती है। क्लियर? इसमें कोई डाउट? हाँ जी, नो सर, क्लियर है सर। ठीक है। और अगर आप बात करें, एक और स्केल होता है हमारे पास, क्या? फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल जो है, फ़ारेनहाइट डिग्री लिख देते हैं, फ़ारेनहाइट एफ लिख देते हैं। जो फ़ारेनहाइट होता है वो किसके इक्वल होता है? 9.9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस क्या कर दो, 32 कर दो, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल की बात करें, पेपर में आपको कन्वर्जन पूछी जा सकती है। कन्वर्जन का मतलब पेपर में वो ये पूछ सकता है, फाइंड द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर, क्या? 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करो, तो डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है? 9/5। डिग्री सेल्सियस कितना? 35 प्लस 32, इकट्ठा 7 पे, 7 9 जा 63 प्लस 32, कितना बनेगा? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, इसमें कोई डाउट?
क्लियर है सर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक वर्ड यूज करेंगे इस चैप्टर के अंदर, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या, कौन सा टेम्परेचर होता है अगर टेम्परेचर आपका कितना हो जाए -273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 केल्विन को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो का नाम देते हैं। ठीक है। इसका मतलब एब्सोल्यूट जीरो का मतलब इससे ठंडा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, इससे ठंडा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या लेते हैं हमेशा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या लेते हैं के लिए टेम्परेचर अपन यूज करते हैं कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273.15 क्या केल्विन। तो मैं ना ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कंफ्यूजन हो जाती है पेपर में जाके। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब टेम्परेचर 0 केल्विन। ठीक है, यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273.15 केल्विन। क्लियर, बोलो इसमें कोई डाउट। यस सर। अब ये तो होगी बेसिक सी चीज जो आपको यूनिट कन्वर्जन पता होनी चाहिए। अब मेन जो अपन नेक्स्ट करने लगे हैं वो है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लॉस। देखिए भाई, अब बात करते हैं सबसे पहले गैस लॉस। देखिए गैस लॉस के अंदर सबसे पहला जो लॉ पढ़ते हैं हम, पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ। देखिए बॉयल्स लॉ क्या कहता था, बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर को क्या क्या रखा गया, कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो हमारे पास, सिंस हमें पता है पीवी किसके इक्वल होता है, एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन यही होती है, आइडियल गैस इक्वेशन यही होती है ना। अगर हाँ जी सर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, एन और आर भी कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, आर गैस कांस्टेंट होता है, तो पीवी क्या आ जाएगा, पीवी कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। अगर पीवी कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि हमारे पास P1 V1 किसके इक्वल आ जाएगा, P2 V2 के लिए। तो इसका मतलब P1/P2 किसके इक्वल होगा, V2/, क्या ये बात समझ में आई, बोलो, क्या ये बात क्लियर हुई। यस। तो और अगर मैं इससे एक और चीज अज्यूम करूं, पीवी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब पी किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट बाई बी के बराबर होगा। पी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/b की। क्या ये बात क्लियर। तो अगर आप क्या करें, प्लॉट बनाएं, अगर आप ग्राफ बनाएं प्रेशर और वॉल्यूम का, प्रेशर और वॉल्यूम का, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बने। ठीक है, और इस केस में टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है। क्या बात समझ में आई, बोलो। और अगर किसी ग्राफ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना, दैट टाइप ऑफ ग्राफ इज नोन एज, दैट टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड एज आइसोथर्म। ऐसे ग्राफ को कहते हैं आइसोथर्म। समझ में आई बात। तो पेपर में वो कहेगा आइसोथर्म बनाओ, तो आइसोथर्म का मतलब आइसोथर्म किस में बनेगा, बॉयल्स लॉ में बनेगा। बॉयल्स लॉ का मतलब जहां टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। क्या ये बात समझ में आई, बोलो, यस सर। इसमें कोई डाउट। और इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं, इस ग्राफ को कहते क्या है, दिस इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसमें कोई डाउट, हाँ जी, इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन किसी भी तरीके की। सर हाइपरबोला दो क्वाड्रेंट्स में नहीं होता, लाइक ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगा फिर? कैसे, जो हाइपरबोला की शेप होती है सर। नहीं वो, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है इस तरीके से जो अपन बना रहे हैं। ठीक है, वो मैस वाला हाइपरबोला है, जो नॉर्मल अकेला हाइपरबोला है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, ये क्या हो गया, जस्ट एक सेकेंड। हाइ-
हाँ जी, चलिए भाई, देखो थोड़ा सा वेबकैम के अंदर दिक्कत आ गई, कोई बात नहीं, वीडियो नहीं शो हो पाएगी। चल, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर पर हाइपर, सर, हाँ जी, सर इसका ट्रेंड लीनियर क्यों नहीं होगा? क्या? देखिए, अ, लीनियर दू- तब होता है जब हमारे पास जो एक्स और वाई एक्सिस पे प्रेजेंट जो हमारे पास कंपोनेंट फंक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जब भी इनवर्सली नहीं सर, प्रोपोर्शनल। मतलब सर नेगेटिव स्लोप में लीनियर क्यों नहीं होगा सर? जी नेगेटिव? सर, जी कैसे सर, नेगेटिव ये स्लोप कुछ। में? ऐसे, ऐसे क्यों नहीं होगा? हाँ बोलो, जी, ऐसे कह रहे हो? हाँ जी सर। देखिए, ये तब होता है वाई इज इक्वल, वही तो बता रहा हूँ, वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, जब आपके पास कोई ना कोई इंटरसेप्ट होती है। जब इंटरसेप्ट होती है तो जाके हमारे पास ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ तो इंटरसेप्ट ही नहीं है, दूसरी बात स्लोप भी नहीं है। तो इस वजह से जब भी इन्वर्सली ये y इज इक्वल एक्स के प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ इस तरीके का लाइन का इक्वेशन जब फॉलो करता है तब जाके इस तरीके का ग्राफ बनता है, या ऐसा या ऐसा। ठीक है, यहाँ पर लाइन की इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन होती है, लाइन की इक्वेशन तो फॉलो ही नहीं हो रही। ठीक है, तो इस वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। तो ये याद रखना है, जब भी, जब भी किसी भी केस के अंदर आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो फंक्शन होंगे तो आपके पास ग्राफ जो है कैसा बनेगा? बोलो, कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। क्लियर? सर ये सर, अगर अगर हम P वर्सेस 1/V का ट्रेंड शो करें तो वो बस उसकी वो अलग डायरेक्शन चीज है, अपवर्ड देखो हो वो जाएगी। अलग चीज है, अभी वो भी करवा देता हूँ, वो अलग चीज है। मैंने अभी प्रेशर और वॉल्यूम का करवाया, वो अलग चीज है। वो तो अलग अलग, वो तो ऐसे जितने मर्जी बनाते जाओ, ये देखो मैं बना देता हूँ। वो तो अगर आप इस तरीके से बनाओगे, देखो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v, तो ऑब्वियस ही बात है, प्रेशर और 1/v का बनाओगे तो ग्राफ किस तरीके का बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और दिखा देता हूँ। देखो अपन ने पढ़ा पीवी क्या है, पीवी क्या किसके इक्वल है? कांस्टेंट के इक्वल है। अगर आप पीवी का क्या बनाते हो, प्रेशर और वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ बनाते हो, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप एक चीज को वेरी करते जाओगे तो दूसरी चीज कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो पता क्या है, जितने मर्जी टाइप्स के ग्राफ बनाते जाओ, डिपेंड करता है किसमें और किसमें आपने ग्राफ बनाया। मेरे, सर मीन्स उसमें 1/x वाली वेरिएशन आएगी ना? हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक चीज देखो, एक चीज मैं लिखवाता हूँ इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कहता कि हमारे पास, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर अपने पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनता है तो हमारे पास उसको आइसोथर्म कहते हैं। ठीक है, कहता एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ pressure of gas is increased by n times, then the volume of gas decreases by n times। ये तो बात समझते हो? हाँ जी सर। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम है, अगर प्रेशर n गुना बढ़ाओगे वॉल्यूम n गुना कम हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट, बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल कहाँ पे है? एप्लीकेबल एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ये बात नहीं भूलनी, ये पेपर में पूछा जा सकता है। बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल कहाँ पे है? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। ठीक है, ठीक है, क्या ये बात क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास अगला लॉ आता है चार्ल्स। देखिए चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं। चार्ल्स लॉ कहते हैं हमारे पास, इसने कहा एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस changes by 1/273 of its volume at 0 degrees।
अब इसका मतलब क्यों? कहता हमारे पास उसने एक फॉर्मूला एक्सप्रेशन दिया, कहता कि अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे, प्रेशर को क्या रखते हो, कांस्टेंट रखते हो, जो टेम्परेचर का चेंज होगा 1 डिग्री सेल्सियस से, तो होगा क्या, जो वॉल्यूम होगा कि कोई भी गैस का, वो 1/273 टाइम्स चेंज होगा जितना वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे था। क्या ये बात समझ गई? बोलो, बोलो भी। तो इसके लिए उसने एक एक्सप्रेशन दिया, वी टी किसके इक्वल था, वी नॉट प्लस 1/1 प्लस टी अपॉन 270। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया किसके अंदर, चार्ल्स लॉ के अंदर। देखो पी वी किसके इक्वल होता है, एन आर टी के। प्रेशर अगर कांस्टेंट लिया तो वॉल्यूम क्या आया, के इंटू के, कोई कांस्टेंट था, इंटू टी टाइम्स, तो वॉल्यूम बाय टेम्परेचर क्या आ गया, कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। जब इस इक्वेशन को खोल के देखा, वी टी किसके इक्वल आएगा, वी नॉट प्लस वी नॉट इंटू टी अपॉन 273। ये बनेगा वी टी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 273 इंटू टी प्लस वी नॉट। अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है आपका टेम्परेचर, ये स्लोप है, और ये इंटरसेप्ट है। तो आपने क्या करना है, वाई एक्सिस पे क्या लेना है, वी टी, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, स्लोप आपकी पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट वी नॉट, ये आपका वी नॉट है, आपकी स्लोप क्या आएगी, एम वी नॉट अपॉन 2 से। क्लियर? बोलो भी, इज दैट क्लियर? जी सर। इसमें कोई डाउट? सर एक बार डेफिनेशन रिपीट करना। क्या? दोबारा बोलेंगे? जी डेफिनेशन रिपीट करना इसकी। डेफिनेशन, अच्छा डेफिनेशन चार्ल्स लॉ की। देखो डेफिनेशन के अंदर उसने सिंपल सी बात की, क्या था, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। जब भी प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, 1 डिग्री का चेंज करवाएंगे, 1 डिग्री का अगर चेंज कराएंगे तो वॉल्यूम जो है 1/273 टाइम्स चेंज होगा जितना वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस। समझे? हम्म, ठीक है। अब यहाँ से, अब एक चीज ना मैं और आपको बताने भूल गया। बॉयल्स लॉ के अंदर, बॉयल्स लॉ के अंदर जो मैंने हाइपरबोला बनाया, मान लो ये जो हाइपरबोला बना, ये T1 टेम्परेचर पे बना। अगर एक और हाइपरबोला बनता है T2 टेम्परेचर पे इस तरीके से, तो कहता है जो हाइपरबोला ऊपर होएगा ना, उसका टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होगा, तो T2 हमेशा T1 से ज्यादा होगा। समझे? यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होएगा ना, उतना जो हाइपरबोला बनेगा उसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा निकल के आएगा। समझ गई बात? बोलो। हाँ जी सर। यस सर। ये बात इंपॉर्टेंट है, कर लेना भाई, ठीक है। सर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसमें जस्ट यही कह रहा है कि एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम के, कि टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशंस भी चेंज हो जाएंगी। अब उसके बाद ये तो हमारे पास ग्राफ प्लॉट हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें, यहाँ पर बात करते हैं, कहता है ग्राफ प्लॉटेड एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज आइसोबार। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो ग्राफ बनाते हैं उसे आइसोबार कहते हैं, ठीक है। अगर अगर मैं क्या करता हूँ, अभी पीछे जो मैंने ग्राफ बनाया चार्ल्स लॉ का, वॉल्यूम वर्सेस किसका बनाया, टेम्परेचर का ना। अगर मैं वॉल्यूम वर्सेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता था, बोलो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या जीरो होता था, केल्विन। 0 जीरो। केल्विन। 0 केल्विन, ठीक है। तो कहता है ग्राफ जो आता है हमारा स्ट्रेट लाइन आता है,
और इस स्ट्रेट लाइन के अंदर मान लो ये P1 प्रेशर है, ये P2 प्रेशर है, तो इस ग्राफ के अंदर जितनी ज्यादा स्लोप होगी उतना कम प्रेशर होगा, तो P2 लेस होगा P1 से, और ये ग्राफ क्या बना, आइसो। बात समझे, ये ग्राफ कैसे बना है, ये ग्राफ कैसे बना है पता लगा। देखो, हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है, एन आर जो है वो भी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, तो स्ट्रेट लाइन जो आएगा वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट हमने पी लिख दिया, तो पी जो कांस्टेंट है वो कह रहा है कि जितनी ज्यादा स्लोप होगी उतना कम प्रेशर होगा। क्लियर, चले भी नेक्स्ट। नेक्स्ट चलें। जी सर। नेक्स्ट हमारे पास आता है एवोगैड्रोस लॉ। देखो एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, ये कहता था इट स्टेट्स दैट equal volume of all gases under certain conditions contains equal number of molecules under similar conditions of, ठीक है। ये एवोगैड्रो ने कहा कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है तो आपके पास उस स्पीशीज के अंदर इक्वल वॉल्यूम लेने पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जो है गैस का किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ लिख लो, वॉल्यूम ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या प्रेजेंट, बोलो। तो इसका मतलब वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, एन के प्रोपोर्शनल है, बोलो। अगर वॉल्यूम एन के प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी पीवी। इज इक्वल टू एन आर टी। समझे, तो उसने क्या किया, उसने वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी, जो ये एन आर टी बाई पी है उसको कांस्टेंट मान दिया, तो वॉल्यूम एन के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो यही बात कह रही है, एवोगैड्रो लॉ वाली। ठीक है, एवोगैड्रो लॉ वाली बात ही कह रही है। अगर अपन उसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दें तो वॉल्यूम क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोलो, बोलो भाई, यस। इसमें कोई डाउट, बताइए, बताइए भी, क्लियर है। यस। अब इसका मतलब एवोगैड्रो लॉ दिया हो या आइडियल गैस इक्वेशन दी हो, एक ही बात है। देखो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी है, अब इससे अलग अलग इक्वेशन बना, पीवी बाई टी किसके इक्वल आ गया, एन आर, एन आर तो कांस्टेंट है दोनों के दोनों, तो क्या बन सकता है, आप इसको लिख सकते हैं पी वन वी वन बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू बाई टी टू। कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी चीज, पीवी किसके इक्वल है, एन आर टी के, पीवी, एन क्या है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, आर टी, बोलो। जी सर। ठीक है,
गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये आ गया। अब हमें पता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अगर अपा वॉल्यूम नीचे ले जाए, प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर मास, प्रेशर डब्ल्यू बाय वी आर टी, मास बाय वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी। तो P डॉट एम इज इक्वल टू डी आर टी, ये अपने फॉर्मूला आ गया। एम यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूलर मास, डी क्या है, डेंसिटी। समझे, बोलो। यस सर। अब P अपॉन डी और टी, आर अपॉन एम आ गया। आर गैस कांस्टेंट, चेंज नहीं होएगा, मास नहीं चेंज होएगा, मॉलिक्यूलर मास ये कांस्टेंट है। तो इससे आप एक और नई इक्वेशन बना सकते हैं, P1 अपॉन D1 इज इक्वल टू P2 अपॉन D2। बोलो क्लियर। हाँ जी, इज दैट क्लियर। सर यस सर। मैंने क्या किया, मैंने आपके एवोगेड्रो लॉ से दो तीन क्या बना दिए, आपको रिलेशन बना दिए। तो पेपर में वो ये पूछ सकता है इनमें से कौन आपका एवोगेड्रो लॉ को बात कर रहा है। तो ये तीनों रिलेशन एवोगेड्रो लॉ से ही निकालेंगे, ठीक है, समझे। हाँ जी सर। तो इसको रट्टा नहीं मारना, क्योंकि रट्टा लगेगा भी नहीं, इसको आपने समझना है जितना ज्यादा हो सके। क्लियर, बोलो। सर वैसे एवोगैड्रो लॉ से कैसे, जैसे हमने वहां पे बात की है कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर दो ही होंगे, यहाँ हम्म, पे तो हम कांस्टेंट अकेला एनआर लेके चल रहे हैं ना। नहीं नहीं, देखो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो हम लेके चल रहे हैं, वो हमने यही तो बताया मैंने आपको। यहाँ पर मैंने कहा कि हमारे पास जब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर किया, ठीक है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना इनके। तो मैंने कहा आइडियली हाँ गैस जी। इक्वेशन के अंदर भी देखें, अगर वो टेम्परेचर और प्रेशर चेंज ना करें, कांस्टेंट रखे, तो वॉल्यूम एन की प्रोपोर्शनल है। तो मैंने कहा एवोगैड्रो लॉ जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन की का ही केस है, अगर उसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। तो मैं आइडियल गैस के अलग अलग फॉर्मूले बना रहा हूँ, ठीक है, मैं आइडियल गैस इक्वेशन के अलग अलग फॉर्मूले बना रहा हूँ। जी सर, मतलब वो तो ठीक है, जो आपने फॉर्मूलाज लिखे हैं वो देखो, ऐसे आपने कैसे कहा कि अगर आपको पेपर में कहेगा कि एवोगैड्रो लॉ है, तो ऑब्वियस ही बात है एवोगैड्रो लॉ के अंदर फिर आपने ये चीज कांस्टेंट नहीं कर, मतलब कांस्टेंट कर देनी टेम्परेचर और प्रेशर, फिर आपने वॉल्यूम और एन का ही रिलेशन निकालना है, ठीक है। ये जो मैं हाँ आपको जी सर। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि जो एवोगैड्रो लॉ है और आइडियल गैस इक्वेशन है, ये एक दूसरे की केसेस हैं। अब मैं आगे आपको जाके क्या कर रहा हूँ, एनआर जो है वो जनरल कांस्टेंट है, और आइडियल गैस के अलग अलग केसेस बता रहा हूँ, ठीक है। जी सर। हम्म। अब आ जाओ, नेक्स्ट है ग्राहम्स लॉ। देखिए ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी लिख देते हैं कई बुक्स वाले, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अंदर क्या लिखवाया गया, देखो, वो कहता कि हमारे पास डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जब गैसेस जो हैं क्या हो, होमोजीनियसली मिक्स हो। जैसे कि डिओड्रेंट होता है, डिओड्रेंट को स्प्रे करते हैं तो उसके अंदर का जो लिक्विड परफ्यूम होता है वो हवा के अंदर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। तो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अंदर कुछ पॉइंट दिए गए, कहता है जो लाइटर गैस होगी वो जल्दी डिफ्यूज करेगी, विल डिफ्यूज फास्टली। क्लियर, गैसेस डिफ्यूज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर डिफ्यूज होंगी। फिर वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड per unit time is called as the rate of diffusion। देखो, कहता रेट क्या होता है, कितनी चीज कितने टाइम में हो रही है उससे रेट कहते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज डिवाइडेड बाय
क्या आपका टाइम। तो वॉल्यूम बाय टाइम अगर आप करें तो आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन आता है। क्लियर? हाँ जी, इज दैट क्लियर? बोलो। हाँ जी सर। अब हमारे पास अगर अपन बात करें, जस्ट एक सेकंड वेट कीजिएगा। अब यहाँ पर देखो भी हमारे पास नेक्स्ट है रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर हो गया? कितना वॉल्यूम गैस कितने टाइम के अंदर डिफ्यूज करेगी, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है। अब ग्राहम ने क्या कहा? ग्राहम ने कहा हमारे पास स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस of a gas is inversely proportional to the square root of its density। खुद सोचो, जो गैस ज्यादा डेंस होएगी, ठीक है, जो गैस ज्यादा डेंस होएगी, क्या वो ज्यादा डिफ्यूज करेगी कि कम डिफ्यूज करेगी? खुद बताओ। कम डिफ्यूज करेगी। डिफ्यूज करेगी। तो उसका रिलेशन उसने अंडर रूट डी के साथ दिखाया। कहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है? अंडर रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डी। डी क्या है यहाँ? रेट ऑफ डिफ्यूजन। सॉरी, डी क्या है? डेंसिटी। आर क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन। डी है डेंसिटी, आर क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो ये फॉर्मूला ना मान के चलो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। तो अगर दो गैसेस के लिए कंपेयर करेंगे तो R1/R2 किसके इक्वल आ जाएगा? अंडर रूट D2/D1 की इक्वल। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, बोलो भाई। सर एक सेकंड हाँ पीछे जी, वाली स्लाइड करना। क्या हो गया? पीछे वाली स्लाइड करना, नीचे फॉर्मूला देखना था। ये लो जी, देख लीजिए। ओके सर। क्लियर? यस सर। अब यहां पर देखिए हमारे पास कहता है डेंसिटी को, आप वेपर डेंसिटी भी तो लिख सर सकते हैं। कहता है पेपर में अगर डेंसिटी ना लिखा हुआ, वेपर डेंसिटी लिखा हुआ, तो एक ही बात है। D2 की जगह वेपर डेंसिटी 2 लिख सकते हैं, D1 की जगह वेपर डेंसिटी 1 लिख सकते हैं। VD का मतलब वेपर डेंसिटी है। डेंसिटी लेनी है कोई भी ले सकते हो, है ना? लिख सकते हैं। बोलो, बोलो भी। यस सर। और Yes, हमें sir. हमें पता है वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास आपस में किस तरीके से रिलेशन होता है।
2 into molecular mass is equal to 2 into Vapor radius. density. मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी होती है, ठीक है, यही होता है हमारे पास। अगर मॉलिक्यूलर मास 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी होती है, यहाँ देखना, मॉलिक्यूलर मास 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी होती है, तो वेपर डेंसिटी किसके इक्वल आया? मॉलिक्यूलर मास बाय 2। तो इसको लिख सकता हूँ मैं, मॉलिक्यूलर मास को एम लिख लो, m2/2 अपॉन m1/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि इसको लिख सकता हूँ कि अंडर रूट m2/m1। बोलो, R1/R2 को मैं अंडर रूट m2/m1 भी लिख सकता हूँ, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस के मॉलिक्यूलर मास के ऊपर भी डिपेंड करेगा। बोलो, Yes, sir. Yes, sir. इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन किसी भी तरीके का? No, sir. अब रेट क्या था? रेट क्या था? वॉल्यूम अपॉन टाइम। बोलो, था कि नहीं था? बोलो, था कि नहीं था? Yes, sir. तो R1 की जगह मैं लिख सकता हूँ V1/T1, R2 की जगह लिख सकता हूँ V2/T2 इज इक्वल टू अंडर रूट m2/m1। तो V1 अपॉन T1 नीचे V2 ऊपर T2 किसके इक्वल आ जाएगा? m2/m1। तो ये भी एक रिलेशन बन गया। बोलो, क्लियर? हाँ जी, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ये बना V1 अपॉन T1 V2 T2 अंडर रूट क्या, m2/m1। तो यहां देखो, दो केसेस बनेंगे इफ टाइम इज सेम। अगर दोनों गैसेस सेम टाइम पे डिफ्यूज करें तो V1/V2 किसके इक्वल आएगा? अंडर रूट m2/m1। अगर इफ वॉल्यूम क्या है? टू गैसेस डिफ्यूज इज सेम, अगर वॉल्यूम दोनों का सेम है तो क्या बनेगा? T2/T1 किसके इक्वल आएगा? अंडर रूट m2/। क्या ये बात क्लियर? हाँ जी, इसमें कोई डाउट? सर मेरा ना ये डाउट है, जैसे हमने बोला कि डेंसिटी को मास पर यूनिट, दोबारा, डेंसिटी को, मैम आपकी आवाज नहीं आई। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, जैसे ये है कि डेंसिटी को मास पर यूनिट वॉल्यूम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। डेंसिटी को मास पर यूनिट वॉल्यूम की फॉर्म में हाँ लिखोगे तो मास, वो गिवन मास है, हमें क्या पता कितना मास है? वो तो चेंज हो जाएगा ना। सर मतलब वो नहीं जो नहीं, आपा ने तो गैस की नेचर के हिसाब से बात करनी है ना, अमाउंट के हिसाब से थोड़ी बात करनी है। आपा ये जो रिलेशन निकालने हैं ना, ये तो नहीं अपन नेचर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम V1 V2 वहां पे भी लेके चलेंगे D2 और D1 की फॉर्म में। तो फिर वो तो फिर है वॉल, आप कह रहे हो, मैं समझ गया आपकी बात, आप कह रहे हो डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम क्यों नहीं पुट किया, यही पूछ रहे हो ना आप? जी सर। इसलिए नहीं पुट किया क्योंकि देखिए, रेट ऑलरेडी अपन ले तो रहे हैं, वॉल्यूम ऑलरेडी ले लिया अपन ने। अब वॉल्यूम इधर भी ले लिया उधर भी ले लिया, फिर अपन चेक क्या करेंगे? समझ रहे मेरी बात? रेट का मतलब क्या है? कितना वॉल्यूम गैस का कितने टाइम के अंदर डिफ्यूज हुआ। तो रेट ले तो रहे हैं, जी सर। फिर अगर इधर भी वॉल्यूम चेक करी हम्म, जा रहा है उधर भी चेक करी जा रहा है, तो कंपैरिजन किस चीज का कर रहे हैं? बेनिफिट ही कोई नहीं होगा। अपा तो ये चाहते हैं कि जी गैस की सर। नेचर को गैस की अमाउंट के साथ कंपैरिजन करवा दें। समझे? जी सर। जी सर। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? डिफ्यूजन। देखो, एक वर्ड आता है हमारे पास, इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब कोई बता सकता है? साइंस में पढ़ते हैं इफ्यूजन, बोलो। अगर हम कोई गैस को छोटे से होल में से पास करवा के क्या करवाएं, छोटे से होल में से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पास करवाएं, उसे फ्यूजन कहते हैं। दिस गैस एट हाई प्रेशर is passed from a small hole to low pressure। समझे? क्या ये समझे कि नहीं समझे? बोलो, इज दैट क्लियर?
ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या आता है, डाल्टन्स लॉ आता है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मेरे को एक बात बताइए, आप सभी रूम के अंदर बैठे हैं, आपके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? आपके ऊपर क्या, कौन सा प्रेशर लग रहा है, बोलो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या लग रहा है? एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो आप कहेंगे वो टोटल प्रेशर है, पी टोटल है। जो आपके ऊपर प्रेशर लग रहा है वो पी टोटल है। वो जो पी टोटल प्रेशर है किसकी वजह से लग रहा है, बोलो। वो पी टोटल प्रेशर जो आपके ऊपर लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? किसकी वजह से लग रहा है? सम ऑफ गैसेस के प्रेशर की वजह से लग रहा है। आपके आसपास कितनी सारी गैसेस होंगी, नॉन रिएक्टिंग गैसेस होंगी, जो अपना अपना क्या प्रेशर लगा रही हैं। और जो अपना अपना प्रेशर लगा रही है उन्हें क्या कहा जाता है, पार्शियल प्रेशर। तो कहता है जो टोटल प्रेशर होता है वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस जो आसपास हैं उनके प्रेशर्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये किसने कहा, डाल्टन ने कहा। कहता है इट स्टेट्स दैट टोटल प्रेशर of a chemically non-reacting gaseous mixture is equal to the sum of partial pressure of component gases. Clear? हाँ जी, is that clear? सर पार्शियल प्रेशर बताना एक बार। पार्शियल प्रेशर है, देखो पार्शियल प्रेशर का मतलब प्रेशर का कुछ हिस्सा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो। आपके ऊपर आसपास कौन कौन सी गैस है, ऑक्सीजन भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, कितनी सी करें। हर एक गैस अपना कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही होगी, पार्शली कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही होगी। तो वो जो पार्शियल गैस, हर एक इंडिविजुअल गैस अपना अपना प्रेशर लगा रही है, उसे पार्शियल प्रेशर। बोलो। ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो, पार्शियल प्रेशर क्या है, partial pressure of a gas is the pressure exerted by gas when it alone occupies the volume of the mixture at some temperature। ठीक है, तो कहता कैसे पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। मान लो आपके ऊपर ऑक्सीजन लग रही है, ऑक्सीजन का कितना प्रेशर कैसे चेक करेंगे। कहता आपके ऊपर जितनी ऑक्सीजन है, अगर उसको अकेली ऑक्सीजन को मैं किसी कंटेनर के अंदर डाल दूं और कंटेनर में डालने के बाद वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी, दैट मीन्स वो उसका क्या हो जाएगा, उसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। क्लियर? बोलो। क्लियर। इसमें कोई डाउट? तो इसका मतलब ये पार्शियल प्रेशर निकालेंगे कैसे। कहता हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी किसके इक्वल होगा, एनआरटी बाई बी, है ना। हमें पता है एन वन, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन कंटेनर। तो मान लो अगर आपके पास जो P1 है, P1 की वैल्यू क्या होगी, N1 RT बाई बी। P2 की वैल्यू क्या होगी, N2 RT बाई बी। P3 की वैल्यू क्या होगी, N3 RT बाई बी, है ना। ऐसे चलेगा। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं, अगर मेरे पास टोटल प्रेशर किसके इक्वल है, पी टोटल किसके इक्वल है, P1 प्लस P2 प्लस P3। तो PT किसके इक्वल होगा, P1 की वैल्यू N1 RT बाई बी, P2 की वैल्यू N2 RT बाई बी, P3 की वैल्यू N3 RT बाई बी। सम करेंगे N1 प्लस N2 प्लस N3 RT बाई बी। ये क्या बन गया, PT बन गया। बोलो क्लियर? बोलो, इसमें कोई डाउट? ये PT किसके इक्वल आया, N RT बाई बी के। N क्या है यहाँ पर, सारी गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स का सम, टोटल मोल्स। क्लियर? बोलो, इसमें कोई डाउट? अब ये PT आ गया,
हमें पता है P1 क्या था, P1 था N1 RT/V, था कि नहीं था? इन दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को। PT/P1 इज इक्वल टू N/N1, RT/V और RT/V तो कट गया, ये आ गया हमारे पास। बोलो बोलो, इसको इंटरचेंज करो, क्या बनेगा? P1/PT इज इक्वल टू N1/N। N1, N की वैल्यू क्या है? N1 प्लस N2 प्लस N3। और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद हो, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये मोल फ्रैक्शन नहीं होती? बोलो, मोल फ्रैक्शन Yes. नहीं होती? तो P1 किसके इक्वल आया? X1 × PT। तो ये मैंने एक्सप्रेशन करा दिया आपको कि आपके पास किसी एक कंपोनेंट का अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है, एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो आपने क्या करना है? आपने टोटल प्रेशर लेना है, उसको उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। और वन, अगर आपने P2 निकालना है तो मोल फ्रैक्शन लो X2 इंटू टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो। P3 लो X3 इंटू TT कर दो। क्या ये बात समझ में आई? बुक्स के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला दिया होता है, मैंने आपको प्रूव कर दिया। क्लियर? हाँ जी, इज दैट क्लियर? Yes. इसका मतलब पार्शियल प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? टोटल प्रेशर पे। समझे? बोलिए, क्या ये बात क्लियर हुई? सर ये वही फॉर्मूला ना जो हम सॉल्यूशन में वो करते हैं, हेनरीज लॉ। बिल्कुल जी सर। बिल्कुल, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई मेरे को बताएगा दिस इज हेनरीज लॉ। ये हेनरी ने ही बताया हुआ है, ये हेनरीज लॉ है। क्लियर? जी सर। बात पता लगी? मुश्किल है? मुश्किल लग रहा है? हाँ जी। नो, नो सर। अंजलि, अंकु, दीपशिखा, जसप्रीत, गुरप्रेम, कोनिका। No, Yes, sir. sir. एक तो भाई आज मेरा कैमरा नहीं चल रहा, तो भी बड़ी दिक्कत है, मैं तो एक इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहा। यहाँ देखो, ये मैं लैपटॉप का कैमरा चलाता हूँ, रुकिए, इसकी क्वालिटी खराब होगी। ठीक, यहाँ देखो भाई, नहीं मेरे को बताइए ये मुश्किल तो नहीं लग रहा? हाँ जी। नो सर। Sir, last गुरप्रेम, page गुरदीप, करना. हाँ जी, Last page. लास्ट पेज कर देता हूँ। देखो, इन जो मैं ये चीजें करवा रहा हूँ इनको करते जाओ अच्छे से, ठीक है? ये बहुत जरूरी है, ठीक है? और मैं तुम्हें दिखा दूंगा पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे इनके। ठीक है सर. ओके. लिख लिया? यस सर. सर इसमें से क्वेश्चन जो आते हैं वो फॉर्मूले के बेस पे आएंगे? कैसे? फॉर्मूला बेस। देखो जैसे मान लो ग्राम्स लॉ पढ़ा, ग्राम्स लॉ में पेपर में वो कहेगा जी दो गैसेस दिए हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन, बताओ रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज्यादा होगा? जिसका मास कम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। सिंपल से काम। मान लो पेपर में वहां जाके वो डेंसिटी दे देते हैं, रिलेशन पता है, आंसर। ग्राहम्स लॉ के अंदर ये हो गया, डाल्टन लॉ के अंदर प्रेशर वाला काम आ गया, वो कहेगा टोटल प्रेशर इतना दे रखा है, मोल फ्रैक्शन इतनी दे रखी है, पार्शियल प्रेशर बता दो। ठीक है? या वो कहेगा कि आपको टोटल प्रेशर दे रखा है, नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं, आपने मोल फ्रैक्शन निकाल के मल्टीप्लाई करके पार्शियल प्रेशर बता देना है। तो मेन पता क्या चीज है, अगर कंसेप्ट समझाओगे, देखो क्वेश्चन कितने की याद कर लोगे, कितने के क्वेश्चन की टाइप कर लोगे, मतलब लिमिटेड है। बट अगर आप कंसेप्ट को समझ गए तो अनलिमिटेड है, जितना मर्जी करते जाओ आप। समझे? एंड सर अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो वो उसका ग्राफ तो P वर्सेस T का वही आएगा, लीनियर ही आएगा। मैं समझा नहीं, दोबारा बोलेंगे? वॉल्यूम अगर अगर सर कांस्टेंट हम, जी सर, P वर्सेस T का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे पी तो वर्सेस वो टी का, हाँ। ठीक है जी सर, वो लीनियर ही आएगा। हाँ वो तो स्ट्रेट लाइन आएगा, जीरो से जी ऊपर की तरफ।
फिर उसका तो नहीं कुछ ऐसा होगा कि इंटरसेप्ट क्या होगा, मतलब जैसे हमने चार्ल्स लॉ में इंटरसेप्ट किया। मैं बता रहा हूँ, इंटरसेप्ट वाला काम तभी करना है अगर इक्वेशन ऐसी दिखेगी, ठीक है। ऐसी दिखेगी ना और प्लस सी जी कुछ सर। है, तो ही इंटरसेप्ट। देखो ऐसे होता है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, y एक्सिस पे y चला जाएगा, x एक्सिस पे x चला जाएगा, इंटरसेप्ट जितना सी होएगा उतना ऊपर जाएगा, m स्लोप होएगी, ये होता जी। है ग्राफ। जी सर, ये तो क्लियर है, मतलब वही पूछ रही हूँ कि जैसे बी और टी का हमने वो किया था ना 273 कुछ ऐसा हम्म। करके, कि ऐसा पी और टी का तो नहीं होता कुछ भी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। नहीं। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट हमारे पास आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है ना, ये अपन कल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर पहले तो आप फॉर्मूले करके, फिर उसके बाद कल ही मैं आपको आरएमएस वेलोसिटी, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऐसी सारी चीजें करेंगे। तो ये चैप्टर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन जो है आपका फॉर्मुला बेस्ड आएगा और फॉर्मुला बेस्ड आपका अप्लाई होगा। क्लियर? Yes.